हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट्स समझाने की कोशिश करूंगा और इसी के साथ जो आर्टिकल है उससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है बेस्ड है आपके यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है, देन जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्री और मेंस के, उसके बेसिस में हम चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि चीजें क्रेडिबल रहे और हम ज्यादा एग्जैजुरेट ना करें चीजों को। ओके, क्योंकि एग्जाम में सिंपल तरीके से चीजों को पूछा जाता है, आपको बस एक ब्रॉड आइडिया रखना जरूरी होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी का जो फाउंडेशन है, आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस एंड टेक का, ये सभी क्लियर है। ओके, और अगर क्लियर नहीं है तो आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से भी जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको सभी चीजें बिगिनिंग से लेके एंड तक पूरा समझाएंगे और एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा क्लासेस दी जाएंगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, रेगुलर टेस्ट आपका लिया जाएगा प्री और मेंस के लिए, और उसी के साथ वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपका जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट, तो आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं। बाकी फी वगैरह के लिए डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल है, आपका जो थीम है जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो आपका जीएस पेपर 4 है एनवायरमेंटल एथिक्स, उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी ध्यान रखिएगा, हमारा जो प्लैनेट है लिमिटेड है। हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसमें जो रिसोर्स है, वो चाहे वाटर हो, एयर हो, लैंड हो, उसमें जो वेजिटेशन है वो हो, वो हमारा लिमिटेड है। लेकिन जो लोगों का एम्बिशन है, जो नीड है, वो अनलिमिटेड है, जिसके वजह से प्लैनेट क्या नहीं कर पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और हम प्रॉब्लम्स, ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजास्टर्स जैसे प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस नहीं किया है, हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया है। इसी के वजह से क्या है, हम जो लिमिटेड प्लैनेट है उसके लिमिटेड रिसोर्स को लिमिटेड तरीके से यूज ना करके, सस्टेनेबली यूज ना करके, अनलिमिटेड तरीके से यूज कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में प्लैनेट को अनइनहेबिटेबल बना देगा। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा, जो जीएस पेपर 3 है उसमें एनवायरमेंट में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जीएस पेपर 4 में आपका एनवायरमेंटल एथिक्स, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जीएस नॉट जीएस, ऐसे पेपर 1 ऐसे में आपका ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे आपका स्टेट पीसीएस एपीएससी में आपके लास्ट टू लास्ट ईयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ओके, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है डी ग्रोथ का। तो डी ग्रोथ क्या है कि हम आपके जीडीपी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, जिससे एनवायरनमेंट का सस्टेनेबिलिटी जो है वो अटूट नहीं रह पा रहा है। तो हमें डी ग्रोथ पे फोकस करना है, ऐसा ग्रोथ जो आपका डिसेंट्रलाइज हो। कि हर तबके के लोगों के बीच, अभी एक आपके जैसे कंट्री में हर स्टेट के बीच इक्विटेबल डेवलपमेंट हो। हर आपके जिले और कस्बे में जो है आपका डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो, लोकल लेवल में एमएसएमई का डेवलप हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आपका डेवलपमेंट हो। तो उस तरीके से डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है, ताकि अर्थ का जो रिसोर्स है उसको ओवर एक्सप्लॉइट ना किया जाए और जितने लोग हैं सभी को एक क्या मिले, इक्विटेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मिले। ये हो गया नेशन के अंदर। और वर्ल्ड में देखें तो जो डिफरेंट नेशन के बीच में इंटर आपके रीजन या फिर इंटर स्टेट या फिर इंटर कंट्री जो आपका डिस्पैरिटी है उसको दूर किया जाना जरूरी है। अभी कोई एक नेशन है, जैसे यूरोपियन नेशन हो, आपके यूएसए जैसे नेशन हो, इन्होंने बहुत ज्यादा प्लैनेट को क्या किया है,
एक्सप्लॉइट किया है। और जो डेवलपिंग नेशंस है लाइक इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये नेशंस भी क्या कर रहे हैं, आपका सिर्फ जीडीपी पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आपका अगर जीडीपी पे फोकस नहीं किया, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया, तो देश में क्या है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट का जो चैलेंज है, ओके, जो लैक ऑफ आपके डेवलपमेंट का चैलेंज है, वो हम मीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे एक डायलामा में अभी है जो वर्ल्ड के नेशंस है, वो चाहे आपके डेवलप नेशंस हो या डेवलपिंग। डेवलप नेशंस क्या करना चाह रहे हैं कि अपना जो डोमिनेंस है, इकोनॉमिक डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस और हार्ड पावर डोमिनेंस, उसको नहीं खोना चाह रहे हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और डेवलपिंग अंडर डेवलप नेशंस तो अपने देश में जो ग्रोथ है उसको अचीव करना चाह रहे हैं, ओके, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन करके, तो वो सही नहीं है। तो हमें ध्यान देना है सस्टेनेबिलिटी पे, ना कि ओवर एक्सपेंशन में। जो वेलबींग है उसको रीडिफाइन करना है। वेलबींग का सीधा सीधा मतलब सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं होता है, कि हर इंसान का जो लाइफ का क्वालिटी है वो कैसा है, ओके, वो देखना जरूरी है। हर इंसान को फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं, हैप्पीनेस के तहत लोग जी पा रहे हैं कि नहीं, एक हैप्पी लाइफ है या नहीं है, पीसफुल लाइफ है या नहीं है, वो ज्यादा जरूरी है देन जीडीपी ग्रोथ। मतलब ग्रोथ से ज्यादा क्या जरूरी है, डेवलपमेंट। तो इसीलिए क्या है, जो आपका सोसाइटी में एक इक्विटी होना चाहिए उसको लाना जरूरी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है। तो अभी अगर इंडिया में देखें तो लगभग 10% लोग जो है 70 to 80% जो रिसोर्सेस है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो इनइक्वालिटी है, जो इन इक्विटेबिलिटी है, उसको दूर करना जरूरी है, रिसोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। डिसेंट्रलाइज तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, लोकलाइज इकोनॉमी को आगे बढ़ावा देना है ताकि एक्सप्लॉइटेशन कम हो और हर रीजन का डेवलपमेंट हो। और हमें सफिशिएंसी पे ध्यान देना है, नॉट इफिशिएंसी पे, कि हम कितने इफिशिएंटली चीजों को, हम इफिशिएंटली जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं, उससे बढ़ के हमें ध्यान देना चाहिए सफिशिएंसी में। अगर सफिशिएंट है, एक इंसान सफिशिएंटली कमा रहा है, तो उसको और रिसोर्स एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ध्यान देना जरूरी है कि एक आपका ये सभी चीजों में हम गौर करें। आंसर में आपको ये सभी चीजें लिखनी जरूरी रहेंगी। और चैलेंजेस या फिर क्रिटिसिज्म क्या है, कि अगर जीडीपी पे ध्यान नहीं दिया और ओवर ग्रोथ नहीं किया तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, पॉलिटिकली फिजिबल नहीं है। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स बात करती है या फिर गवर्नमेंट बात करती है अबाउट डी ग्रोथ के बारे में, तो लोगों को पसंद नहीं आ सकता है कि ग्रोथ नहीं हुआ तो कैसे नेशन आगे बढ़ेगा, पीपल इसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं। तो पब्लिक एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है वो भी एक चैलेंज है। इसके वजह से क्या है, आपका जो रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा है, जिसके वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो ग्लोबल इनइक्वालिटी को हमें दूर करना जरूरी रहेगा। ओके, प्लैनेट अर्थ सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं है, प्लैनेट अर्थ ह्यूमन को अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको रियलाइज करने के लिए है। हर नेशन फले फूले उसका वो हमें रियलाइज करना जरूरी है, ना कि कोई रीजन ज्यादा डेवलप हो, कोई रीजन कम डेवलप हो, कोई रीजन ज्यादा एक्सप्लॉइट करे, कोई रीजन कम एक्सप्लॉइट करके भी सफर करे। ओके, तो इस चीजों को आपको ध्यान देना जरूरी रहेगा। इसको एक बार अच्छी तरीके से और पढ़ लीजिएगा, मैंने मोटा मोटी इसको समझा दिया है, मेंस के लिए जरूरी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, विजन टू रियलिटी द डिजिटल इंडिया जर्नी, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंसाइटफुल आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि हमने एक डेकेड में, ओके, पिछले एक दशक में हमने किस तरीके से डिजिटल इंडिया का जो मिशन रहा है उसको एक मूवमेंट में तब्दील कर दिया है, और किस तरीके से जो आपका डिजिटल इंडिया मिशन है उसने एक इक्वलाइजर का काम किया है। तो एक समय होता था जब आपके डिजिटल टेक्नोलॉजीज को जब आपका इंक्लूड किया जाता था, गवर्नेंस में हो या फिर इंडस्ट्री में हो, तो सभी को एक डर था कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। ओके, लेकिन आज के समय पे 2014 के बाद अगर देखें तो जो डिजिटल इंडिया का जर्नी है, जो डिजिटल इंक्लूजन ऑफ आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके जरिए क्या है, सोसाइटी में आपका बहुत ज्यादा इक्वालिटी बढ़ा है। तो इन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो डर था उसने पॉजिटिव चीजें हमें दिखाई है। तो इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी एज एन इक्वलाइजर। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं स्केलेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप किया गया है, जैसे 5G का रोल आउट होना, इंटरनेट का पेनिट्रेशन होना, फिर यूपीआई हर तबके के लोग आपके इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटा दुकानदार हो या बड़ा कोई इंडस्ट्री हो या मॉल हो, सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, फिर इंडिया स्टेक प्रोग्राम के तहत आपका
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा रहा है, गवर्नेंस में गुड गवर्नेंस आ रहा है। कॉमर्स में भी देख सकते हैं कितना डिसेंट्रलाइज हुआ है, चीजें कितनी आपकी महंगी के जगह सस्ती हुई है, सर्विस डिलीवरी कितना फास्ट हुआ है। इसमें आप जैम ट्रिनिटी को भी ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट के आपके वेलफेयर स्कीम्स है उसको काफी टाइम बाउंड तरीके से विथ लेस हैसल ट्रांसफर किया जा सक रहा है। ओके, तो इसमें अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया क्या हो रहा है, एक ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है आपके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, ओएनडीसी है। फिर जीईएम पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जिसमें आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, एमएसएमई के द्वारा जो आपके चीजें प्रोड्यूस की जाती है उसका गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो रहा है। ओके, फिर आप ग्लोबल लीडरशिप इन डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देख सकते हैं हमने आधार लाया, कोविन लाया, डिजी लॉकर जैसे सिस्टम है। तो इससे क्या हो रही है, हम ग्लोबल लीडरशिप को दर्शा रहे हैं और पीपल का एक मूवमेंट भी चालू हो गया है। पीपल इसको अपोज नहीं कर रहा है, इंस्टेड क्या कर रहा है, आपका एक्सेप्ट कर रहा है, अलाइंड हो रहा है। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा, हमारा जो ग्लोबल लीडरशिप है और हमारा जो डेवलपमेंट है आपके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो काफी महत्वपूर्ण है, जो आपके प्री में मेंस में पूछा जा सकता है। प्री में जो डिफरेंट स्कीम्स है उसके बारे में पूछी जा सकती है, मेंस में ओवरऑल हमारा जो सक्सेस है, लीडरशिप है, वो पूछा जा सकता है। तो इसमें और कुछ आप डेटा देख लीजिए जो मेंस में लिख सकते हैं। 2014 में 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस थे, जो अभी तब्दील हो गया है 97 करोड़। ओके, तो कितना ज्यादा आप देख सकते हैं फैलाव हुआ है। और आपका इसमें 100 बिलियन ट्रांजैक्शंस एनुअली हो रहा है थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो ये भी काफी आपका क्या है, एक अच्छी बात है। और स्वामित्व जो स्कीम है, जिसके तहत क्या है, प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है, एआई के जरिए लैंड का असेसमेंट किया जा रहा है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ऑलरेडी इसको मैंने अभी बताया है, कोविन प्लेटफॉर्म जिसके तहत क्या किया गया था, वैक्सीन दी गई, वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिया गया। ओके, तो ये सभी चीजें आप लिख सकते हैं। एआई में जो अभी आपका डेवलपमेंट है उसमें हम थोड़ा लैग कर रहे हैं, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, तो वो भी समय के साथ हम उसको आगे बढ़ा सकेंगे। फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है बाय इंक्लूसिंग आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, वो चाहे मेडिसिन में हो, हेल्थ में हो, आपके एजुकेशन में हो, आईटी में हो। ओके, ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी और आपका इंडिया एआई मिशन को जिक्र कर सकते हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, पीएम वानी जो वाईफाई, पब्लिक वाईफाई का फैसिलिटी है, तो इन सभी चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं। फिर डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्टेक, इंडिया स्टेक प्रोग्राम, यूपीआई, डीपीआई, ओके, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, स्वामित्व स्कीम। इसके ऊपर तो मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है एपीएससी में। ओके, फिर कोविन प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, डिजी लॉकर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, पीएम वानी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, आत्मनिर्भर। तो हम डिजिटल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो इन सभी चीजों में आप ध्यान दीजिएगा। ओके, बाकी थोड़ा बहुत आप पढ़िएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी और करने के लिए क्या है, वे फॉरवर्ड में आप देख सकते हैं डिजिटल लिटरेसी अभी भी कम है, जिसके वजह से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसको इनहेंस करना जरूरी है। फिर आपका साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना जरूरी है। रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी कम है, उसको बढ़ाना जरूरी है, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी ला सकते हैं। तो उसके लिए पीएम वानी आया है, 5G रोल आउट आया है। ओके, फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क को डेवलप किया जा रहा है। फिर स्टारलिंक जो है इलॉन मस्क का, उसके साथ आपका डील साइन होने वाला है, हो रहा है। ओके, फिर एथिकल एआई को प्रमोट करना है, ग्लोबल डीपीआई कोलैबोरेशंस करनी है डिफरेंट नेशन के साथ। ओके, डेवलप नेशन से हमें टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना है, अंडर डेवलप नेशंस को हम मदद कर सकते हैं, उससे हम सॉफ्ट पावर जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। सपोर्ट करना है एमएसएमई को एंड स्टार्टअप्स को, ताकि और वो क्या कर सके, डेवलप कर सके। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबली पूरे इंडिया में लगाना जरूरी है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, दो आर्टिकल है जो सेम तरह के बातें कर रहा है, तो ये आईआर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। नट्स एंड बोल्ट्स डिप्लोमेसी, ये एक आर्टिकल। देन ये जो आपका है ए ट्रायंगुलर डायनेमिक इन साउथ एशियन पावर पॉलिटिक्स, तो दोनों ही आर्टिकल साउथ एशिया का जो पावर पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात कर रहा है।
तो साउथ एशिया क्या हो जाता है, तो हम जिस एशिया के जिस रीजन में रहते हैं उसी को साउथ एशिया कहा जाता है, और इसमें 8 नेशन है, इंक्लूडिंग आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओके, देन आपका बांग्लादेश, देन आपका भूटान, फिर नेपाल, ओके, श्रीलंका, मालदीव्स, ये आ जाता है आपके साउथ एशिया रीजन में। तो अभी साउथ एशिया का जो पॉलिटिक्स है उसमें आप देख सकते हैं कि में इंडिया ने अपना नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है जो काफी आइडियोलॉजिकल है उसको लिया है। फिर भी हमारा क्या है जो रिलेशन है, बांग्लादेश का जो पॉलिसी है, फिर पाकिस्तान का जो आपका पॉलिसी है कि टेररिज्म को अपने फॉरेन पॉलिसी में लेना अगेंस्ट इंडिया, इन सभी चीजों की वजह से क्या है साउथ एशिया में एक इंस्टेबिलिटी बना रहता है। इंडिया का जो लीडरशिप रोल है वो वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस टू नेशन। और इस दो नेशन को पाकिस्तान को पहले से ही मैनिपुलेट किया जा रहा है, या फिर एक आपका ऑल वेदर फ्रेंडशिप रखा जाता है बाय चाइना। फिर पाकिस्तान भी क्या करती है, यूएसए भी क्या करती है, पाकिस्तान के जो साथ जो रिलेशन है उसको समय समय पे रिकैलिब्रेट करती रहती है। तो हाल ही में ईरान में जो अटैक किया उसके लिए पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है यूएसए ने वो अच्छा रखा। ओके, फिर आप देख सकते हैं कि जो आपका साउथ एशिया है या फिर जो आपका रशिया है उसका थ्रेट को आपका मिनिमाइज करने के लिए भी क्या किया जाता है, पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहती है बाय यूएसए। तो इसमें देख सकते हैं कि यूएसए कितना आपका क्या है, प्रैग्मेटिक है, आइडियोलॉजिकल नहीं है, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान देता है ना कि हमारे देश का इंटरेस्ट को। तो इसीलिए क्या करना है, इंडिया को भी अपना जो फॉरेन पॉलिसी है इकोनॉमिक सेगमेंट में हो, आपके स्ट्रैटेजिक सेगमेंट में इंक्लूडिंग डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, तो उसमें हमें काफी कैलिब्रेटेड तरीके से चीजों को नुआंस अप्रोच के तहत देखना जरूरी है। ओके, फिर आप जो अभी जो क्लोजनेस आ रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है बिटवीन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना, वो भी हमारी जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, उसको चैलेंज कर रहा है। तो इसीलिए इंडिया को भी क्या करना है, आपका रियल पॉलिटिक का जो है उसको इस्तेमाल करना जरूरी है। आइडियलिज्म को छोड़ के आपका जो प्रैग्मेटिक पॉलिसीज है आईआर में उसको लेना जरूरी है, ताकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, हमारे इकोनॉमी को, हमारे डिफेंस को, हमारे टेक्नोलॉजिकल नीड्स को, हमारे क्रिटिकल मिनरल्स नीड्स को, ओके, इन सभी को हम अचीव कर सके। तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं यूएसए के ऊपर, ओके, कि यूएसए क्या करेगा, पाकिस्तान को मदद नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ यूएसए का कनेक्शन मिडिल ईस्ट के जरिए वो बनाए रखता है, ताकि मिडिल ईस्ट में क्या कर सके, आपके अफगानिस्तान को कंटेन कर सके, फिर आपके ईरान को कंटेन कर सके, और यूएसए का जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल कर सके। ओके, तो हमें भी प्रैग्मेटिक पॉलिसी लेना है, और हमें ज्यादा आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिसीज लाइक जो आपके सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म है जैसे क्वाड है। ओके, तो अभी क्वाड में क्या है, फॉरेन मिनिस्टर समिट, क्वाड का फॉरेन मिनिस्टरियल लेवल समिट आपके यूएसए के वाशिंगटन में चल रहा है। देन आपका जो ब्रिक्स का समिट है वो चल रहा है ब्राजील में, जिसको हमारे जो पीएम साहब है वो अटेंड कर रहे हैं। तो इन पॉलिसीज, ये पॉलिसीज तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा आइडियोलॉजिकल है, ये हमें ज्यादा आपके पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो नहीं दिखा रही है। ओके, तो उससे हमें क्या करना है, हमारे डोमेस्टिक पॉलिसीज में, डोमेस्टिक कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट में ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, और हमें बायलैटरली देशों को देखना जरूरी है। जैसे ब्रिक्स में अभी इंडिया चाइना के बीच में आपका आप देख सकते हैं कि एक गैप देखा जाता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ब्राजील जैसे देशों के साथ बायलैटरल पॉलिसी कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका जैसे देशों के साथ बायलैटरल पॉलिसीज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सच प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्रिक्स, एससीओ और क्वाड। ओके, तो ये सभी चीजें इन दोनों ही आर्टिकल में कही गई है, काफी इंसाइटफुल आर्टिकल है, तो इसको एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें ध्यान देने का बात क्या है कि हमें चाइना का जो रोल है उसको एड्रेस करना जरूरी है साउथ एशिया में। ओके, फिर हमें रीजनल स्टेबिलिटी लाना जरूरी है, फिर आपके इनहेंस डोमेस्टिक रेजिलियंस, तो हमें अपना इकोनॉमी को डेवलप करना जरूरी है। ओके, हमें अपना स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी जो है उसको बढ़ाना जरूरी है, देश के अंदर जो फॉल्ट लाइन है उसको हमें उस गैप को फील करना जरूरी है, ताकि जो बाहरी देश है वो हमारे फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट ना करे। ओके, तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अभी इसमें मेंस के क्वेश्चंस भी दिखा दिए गए हैं, तो इसको भी आप देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी कि कैसे लिंक होके रखा है। ओके, काफी होलिस्टिक हम चीजों को बना के रखते हैं ताकि चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये जो अभी आर्टिकल है बियॉन्ड ब्रिक्स एंड क्वाड, हमें
समझना जरूरी है। दिल्ली मस्ट फोकस ऑन सिक्योरिंग इट्स इंटरेस्ट, नॉट एन एक्सपेंसिव आइडियोलॉजिकल विजन। तो हम जो आइडियोलॉजिकल विजन रख रहे हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा हमारे लिए। ओके, हमें जितना अचीवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं हो सकता है। तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है जो मैंने अभी समझाया। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रिजर्व्ड फैकल्टी पोस्ट आर स्टिल वैकेंट एंड आउट ऑफ रीच। ओके, तो ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट रहेगा from social justice perspective for GS paper 2 and inclusive development perspective from GS paper 3, okay, and including GS paper 4 जिसमें आपका social justice inclusive development को पूछा जा सकता है कि कैसे ये एथिकल है और कैसे अनइंक्लूसिव डेवलपमेंट एथिकल नहीं है। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा हमारे देश में जो आपके टॉप जो नोच आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लाइक आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, तो उसमें आपके जो फैकल्टी के पोस्ट है वो बहुत सारे पोस्ट वैकेंट पड़े हुए हैं। उसमें आपका डिफरेंट रीजन दिखा के आपका रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 आपका रिजर्वेशन का बात करता है। ओके, आपके एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। तो एससी के लिए रिजर्वेशन है 15%, फिर एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, फिर 10% पोस्ट किसके लिए है, आपके ईडब्ल्यूएस के लिए है। लेकिन देखा गया है कि इसके 30%, ओके, आपका टोटल नेट 30% जो पोस्ट है वो वैकेंट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है आपका जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो अचीव नहीं किया जा रहा है। जो सोशल जस्टिस, जो इक्विटी प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड नहीं की जा सक रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को पॉलिसी लेना जरूरी है कि जो वैकेंसीज रही है, ओके, अभी इसमें देख सकते हैं आप वैकेंसीज लगभग 2500 वैकेंसीज एससी की पड़ी हुई है आपके टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में, आईआईटी, आईआईएम एंड एम्स में। फिर 1000 अबाउट 1200 एसटी का वैकेंसीज है। फिर अबाउट 4000 से भी ज्यादा ओबीसी के लिए आपके जो पोस्ट है वो वैकेंट पड़े हुए हैं। ओके, तो इसमें अभी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है वो क्या करती है, आपके ऐसे कुछ रीजन दिखाती है जो आपके क्या नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, जिससे क्या हो रहा है, जो वैकेंट पोस्ट है उसमें फिलअप नहीं हो रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है आपके मार्जिनलाइज कम्युनिटी के, उनके साथ वायलेंस होना, ये सभी चीजें क्या है आपकी ज्यादा देखी जा रही है। तो इसीलिए हर पोस्ट में जो रिजर्वेशन है उसको फिलअप करना जरूरी है, ताकि क्या किया जा सके, सोशल जस्टिस को अचीव किया जा सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, इंक्लूसिव एजुकेशनल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर सोशल जस्टिस, इक्विटी इन डेवलपमेंट, उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी जो आपके इसमें संजोया गया है डिफरेंट चीजों को, इसको एक बार देख लीजिएगा, प्रीलिम्स में, मेंस में पूछा जा सकता है। ओके, तो जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी पोस्ट आपकी क्या है, वेकेंट रही है। ओके, तो बाकी की टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, एससी क्या है, तो एससी के बारे में आर्टिकल 341 में मेंशन किया गया है, एसटी के बारे में 342 के आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ओबीसी के बारे में 340 में मेंशन किया गया है, ईडब्ल्यूएस का जो है प्रोविजन 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए अभी वे फॉरवर्ड में क्या है, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना है कि जल्द से जल्द क्या हो आपका जो रिक्रूटमेंट है वो हो, रिक्रूटमेंट जो बायस है उसको कम करना है, जो आपका कैपेसिटी है उसको बिल्ड करना है, आउटरीच प्रोग्राम को और बढ़ाना है। ओके, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट को फुलफिल करना है, पब्लिक अवेयरनेस, एडवोकेसी बढ़ानी जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अ लुक एट इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी जर्नी। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। स्पोर्ट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन अगर मेंस में बनता है, प्री में बनता है, तो आप इस एक आर्टिकल से पूरा आंसर कर सकते हैं। ओके, तो अगर मेन आर्ग्यूमेंट्स देखें तो इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड इनिशियल आप नेग्लेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो उस समय में देश में आपका पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी को लेके बहुत ज्यादा इशू थी, तो इसीलिए इन सब में ज्यादा फोकस किया गया ओवर स्पोर्ट्स। ओके, फिर भी देश ने क्या किया, आपका 1951 में पहला एशियन गेम कंडक्ट करवाया। फिर आप देख सकते हैं 1920 से लेके 80 तक हॉकी में हमारा डोमिनेंस था ग्लोबल लेवल पे। ओके, फिर 1982 में आपके एशियन गेम्स प्रॉम्प्टेड द क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड, ओके, 1982 में एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था।
अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया है। उस समय नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी ली गई। ओके, लेकिन जो प्रोग्रेस था वो काफी स्लो था, प्रोग्रेस आपका अच्छा नहीं था। ओके, देन आप देख सकते हैं 2000 में आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है वो खोला गया था। ओके, फिर आप देख सकते हैं कि अभी हमारा क्या एम्बिशन है, जो खेलो भारत नीति है 2025, उसके तहत हमारा एम्बिशन ये है कि भाई 2036 हमें ओलंपिक इंडिया में होस्ट करवाना है। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमें अपना जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। ओके, और जो आपके बजटरी एलोकेशन है उसको बढ़ाना जरूरी है। स्पोर्ट्स सेगमेंट में जो आपका करप्शन है उसको कम करना जरूरी है। ओके, तो ये सभी चीजें क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, तो ये देखिएगा आप, बाकी जो कैसे इवोल्यूशन हुआ है पॉलिसीज का वो देख सकते हैं। और हमारा जो परफॉर्मेंस है ग्लोबल लेवल में स्पोर्ट्स में, वो भी काफी आपका क्या है, कंसर्न वाला बात है कि बहुत कम हम परफॉर्म कर पाते हैं। और उसका रीजन हमारा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उसका रीजन है कि आपकी जो पॉलिसी लेक्यूनस है, ओके, वो मेन रीजन है, या फिर करप्शन होना, ओके, या फिर इंक्लूसिव स्पोर्ट्स को प्रमोट ना करना, ये सब प्रॉब्लम है। तो अभी इसमें की टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है। फिर एनसीईआरटी से आप क्या बेसिक्स पढ़ेंगे, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो ये सभी समझाने की चीज नहीं है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में क्या करना है, गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, इंटीग्रेट करना है स्पोर्ट्स को विद एजुकेशन, फिर साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड इनोवेशन देना जरूरी है, इंक्लूसिव पॉलिसीज लेनी जरूरी है, ग्लोबल एंगेजमेंट करना जरूरी है, पब्लिक अवेयरनेस देना जरूरी है। तो एकदम सिंपल है, आप देख सकते हैं काफी सिंपल है। ओके, एग्जाम में, मेंस में आप आराम से पास कर जाएंगे अगर कंटिन्यू न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस है उसको देखेंगे, या फिर जो एनालिसिस का पीडीएफ है उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात कर रहा है, जो अभी मैंने बताया था कि क्वाड का जो आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री लेवल जो आपका समिट है जो वॉशिंगटन में हो रहा है, वॉशिंगटन डीसी ऑफ यूएसए। तो उसमें एस जयशंकर साहब ने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने मेंशन किया है इंडिया हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेरर। तो हमने फिर से दोहराया है कि हम टेरर के अगेंस्ट लड़ेंगे और ये हमारा राइट है टू डिफेंड आवरसेल्व्स। और इसमें हम सिर्फ टेररिस्ट को ही टेररिस्ट से लड़ेंगे ऐसी बात नहीं है, टेररिस्ट के साथ ही हम जो देश टेररिज्म को प्रमोट कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, हम उनको भी सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। और ये जरूरी भी है और ये हमारा राइट भी है, राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स। ओके, अगर कोई स्टेट क्या कर रहा है, टेररिज्म को अपने फॉरेन पॉलिसी में ला रहा है, तो अगर लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है लॉजिस्टिकल, तो उसको हम काउंटर करेंगे, ये हमारा राइट है। तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को असर्ट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे कि हमारा राइट है, ये हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। ओके, और हम ये क्वाड में भी चीजों को फोकस कर रहे हैं ताकि क्वाड भी क्या करे, इफिशिएंट तरीके से टेररिज्म को क्रिटिसाइज करें और इसके साथ एकजुट होके खड़े हों। ओके, और हम कमिट करते हैं कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो हम करते हैं। कोई अगर हमें फॉलो करने में बाधा देता है तो हम उनको सबक सिखा सकते हैं। ओके, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये सभी चीजें एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट अनाउंसेस इंसेंटिव स्कीम टू जनरेट मोर जॉब। तो जिस तरीके से आपके पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको आपके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ओके, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ओके, आपके प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया जाता है, ताकि एक इंसेंटिव अगर मिले तो कंपनीज क्या करे, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करे और कॉम्पिटिटिव दरों में और क्वालिटी परफेक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। तो उसी तरीके से क्या है, हमारे देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का सर्च है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो सर्च है उसको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए जो इंडस्ट्रीज है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। तो अभी का जो बजट है 2025 का, उसमें 99,446 करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। किसको दिया जाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको आपका सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि उनको क्या मिले, एक इंसेंटिव मिले। ओके, तो इसमें जैसे पहले मंथ का सैलरी प्रोवाइड करना, ओके, तो इसमें मेंशन किया है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज रिसीव अ
1 मंथ वेज सब्सिडी अप टू 15,000। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, खर्च 15,000 कम करना पड़ेगा हर एम्प्लॉय, ओके, जिसका सैलरी 1 लाख तक है। तो ये सभी चीजें क्या करेगी, इंडस्ट्री का जो खर्च है वो घटाएंगे, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओके, और हम चीजें क्या कर सकेंगे, हम डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकेंगे, उससे और डिमांड जनरेट होगा, तो और क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और इसी के साथ फॉर्मलाइजेशन भी होगा वर्कफोर्स का, उनको ऑन पेपर हायर करना होगा। ओके, तो मेन फोकस क्या है, जॉब क्रिएशन, क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स किया जाएगा, और यूनियन को भी इसमें रखा जाएगा, ताकि उसका स्केप्टिसिज्म जो है, जो ट्रेड यूनियन है उनका जो आपका संशय रहता है मन में, उसको भी दूर किया जाएगा। तो बजट एलोकेशन कितना है, जो अभी मेंशन किया, टारगेटेड बेनिफिशियरी कितने रहेंगे, 1.92 करोड़, टाइमलाइन कितना रहेगा, अगस्त 1 2025 से जुलाई 31 आपका 2027 तक ये रहेगा। फिर आपके किसको आपका इंसेंटिव दिया जाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ये पहला स्कीम है जिसमें वेज सब्सिडी फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, जो सॉरी नॉट फर्स्ट टाइम, ये जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है उसको आपका वेज सब्सिडी दिया जाएगा, जो पुराने एम्प्लॉय है उसको नहीं, नया जॉब क्रिएशन किया जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज को कैसे हम और इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, ताकि देश में जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो हम अचीव कर सके। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल क्या होता है, जो हम डिफरेंट जो आपके बायोमास होते हैं, जैसे आपके कॉर्न हो गया, तो इसमें मेंशन किया हुआ है कॉर्न है, राइस है, ओके, फिर शुगर कैन है, इससे जो आप आपके एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके, फ्यूल, उसी को कहा जाता है बायोफ्यूल। तो इसमें स्पेशली बायोफ्यूल में इथेनॉल के बारे में मेंशन किया गया है। तो अभी अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो आपका इथेनॉल प्रोडक्शन में यूएसए सबसे आगे है, देन आपका चाइना है, देन आपका आप देख सकते हैं ब्राजील है, और उसके बाद कहीं इंडिया आता है। जबकि इंडिया का क्या है, इंडिया को बायोफ्यूल प्रोड्यूस करना आज के समय पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अभी बायोफ्यूल प्रोडक्शन से क्या होता है, हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का वो घटेगा, देन सेकेंडली क्या होगा, इंपोर्ट बिल जो है वो कम होगा, थर्डली क्या है, हमारे जो आपके जो टारगेट है नेट जीरो, टू अचीव नेट जीरो बाय 2070, वो हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि बायोफ्यूल से क्या होता है, जो पोल्यूशन है वो बहुत कम होता है। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी इथेनॉल प्रोडक्शन को लेके क्या प्रॉब्लम है, हम लोग फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल मतलब फूड क्रॉप से, जैसे राइस से, फिर आपके शुगर कैन से, ओके, फिर कॉर्न से। तो ये सभी अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या है, फूड इनसिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। जैसे जो आपके क्रॉप रेसिड्यू बच जाती है, जिसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो उनको हम इस्तेमाल करके हमारा जो टारगेट है 2070 तक का, ओके, कि आपको क्या करना है, नेट जीरो अचीव करना है। तो उसके लिए हमें 2G जो है, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल पे ध्यान देना है। मतलब सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन मींस आपका नॉन फूड जो क्रॉप्स है उससे लेना, जैसे बैम्बो से इथेनॉल प्रोड्यूस करना, या फिर जो स्टबल बच जाती है उससे इथेनॉल प्रोड्यूस करना। तो इन सभी चीजों में हम ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें एनवायरनमेंट का सेफ्टी है, ओके, एनवायरनमेंट का बेनिफिट है, क्योंकि इथेनॉल से कार्बन मोनोऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर जो पीएम होता है, उसका पोल्यूशन घटता है। ओके, सेफ्टी एंड इफिशिएंसी बढ़ती है, एनर्जी सिक्योरिटी हमें मिलेगा, डिकार्बोनाइजेशन होगा, इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर फर्स्ट जनरेशन में ध्यान देते हैं। तो इसीलिए सेकंड जनरेशन में हमें ध्यान देना जरूरी है। ओके, और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूएसए टॉप में है, ब्राजील देख सकते हैं, उसके बाद आप चाइना को भी देख सकते हैं। तो ये जो डेवलपिंग नेशन है वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो इंडिया को भी इस सेगमेंट में अचीवमेंट लेना जरूरी है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही।